लिए कौन सी गुटबाजी चल रही थी? कल की घटना मैंने लिखाया है, उन घटनाओं में बताओ 1908 में कौन सी घटना हुई? अलीपुर बम कांड, अलीपुर षड्यंत्र, और बताओ और कुछ भी हुआ? अलीपुर षड्यंत्र हो गया, और मुजफ्फरपुर दंगा हुआ, मुजफ्फरपुर कांड हुआ, बम कांड। ठीक है, और क्या हुआ? हाँ, ये सारी घटनाएं। किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम मारा, ये सारे बम कांड जो है 1908 के दरमियान, ठीक है, उग्रवादी संगठन का ज़्यादातर इस समय चर्चा में रहा, क्योंकि इस समय उग्रवादी संगठन में बिपिन चंद्र पाल, बी.डी. सावरकर, रास बिहारी बोस, ऐसे बहुत ही ज़्यादा जोशीले टाइप के नेता जो थे उसमें उभर रहे थे, क्योंकि जो नरम दल और उदारवादी नेता थे उनसे इनका कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये लोग अगर किसी भी संलिप्तता में लिप्त पाए गए, या जैसे मुजफ्फरपुर के ये तुम्हारे न्यायाधीश हैं किंग्सफोर्ड, ठीक है, इन्होंने सजा सुनाई, इसको बम मारने पर सजा सुनाई प्रफुल्ल चंद्र चाकी और बिपिन चंद्र पाल, नहीं, खुदीराम बोस को। ठीक है, तो इस चक्कर में इनकी गाड़ी पर टारगेट किया गया और इनको क्या किया गया, एक टाइम निश्चित करके इनकी गाड़ी पे बम मारा गया, और गलती से वहाँ पर ये बच गए और इनकी पत्नी और इनकी बेटी मारी गई। तो ये इतनी घटनाएं बम कांड वाली सब 1908 के दरमियान होती हैं। ठीक है, तो यहीं पर और भी अलीपुर बम कांड भी ऐसे ही होता है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने क्या किया था, उस समय इनकी फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। कहाँ पर? छापा मार, जो इल्लीगल फैक्ट्री थी, वो अवैध चल रही थी बंगाल के चिंसुरा के क्षेत्र में, तो उसको जो है बंद कर दिया गया। तो इसलिए और ज़्यादा ये उग्र हो गए, कौन? क्रांतिकारी संगठन लोग। ठीक है, और क्रांतिकारी संगठन में अनुशीलन समिति और युगांतर समिति का ज़्यादा इसमें रोल रहता है। तो आज की रूपरेखा ये होगी, हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से 1908 से लेकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, ये पढ़ेंगे गदर आंदोलन, गदर आंदोलन, गदर के बाद में पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद आ जाएगा तुम्हारा प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक, इसमें ध्रुवी राष्ट्र किसके साइड में थे, इटली वगैरह कहाँ पे क्या थे, ये पढ़ेंगे। और इसके बाद पढ़ेंगे इसके बीच में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद में ही तो गांधी जी का आगमन होता है, कहाँ? भारत में। ठीक है, भारत आ जाएंगे, और इसके बाद पढ़ेंगे लखनऊ अधिवेशन। गांधी जी आएंगे तो कहेंगे ऐसा है, आओ यहाँ पंचायत लगाओ के तुम्हारे लोगों में आपसी मतभेद जो है उसको हम दूर करते हैं। तो गरम दल और नरम दल के बीच में आपसी मतभेद हटाने के लिए, जो वैमनस्य फैल गया था उसको दूर करने के लिए लखनऊ अधिवेशन होता है। याद होना चाहिए तुमको। पहले रूपरेखा समझो, ये ना समझो टाइम पीरियड कहाँ पे कब हुआ, थ्योरी के साथ अटैच करो, वो ऑटोमेटिक याद होगा। ठीक है, तो ये इतना सीरियल क्रम याद रखो, इतना आज हमको पढ़ना है। इसके बीच में जब तुम्हारा, इसके बीच में देखो क्या होता है, 1908 के दरमियान इतनी सारी घटनाएं होती हैं। अलीपुर बम कांड होता है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर बम कांड होता है, और किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम मारा जाता है। ठीक है, साथ में यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रांतिकारी उग्र हो जाते हैं, फिर इनको सबको क्या कर लिया जाता है, एक तरफ से वारंट जारी होता है, गिरफ्तारी होती है। तो कुछ लोग यहाँ से निकल जाते हैं बाहर, कुछ को तो जो है आजीवन कारावास हो जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले क्रांतिकारी सबसे कम उम्र के फांसी देने वाले, फांसी पाने वाले कौन? खुदीराम बोस। ठीक है, तो उनको सबसे पहले फांसी दी गई, और इनके साथी लोग जो थे कुछ तो अंडमान वहां चले गए। ठीक है, और कुछ, हाँ, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ऐसे थे जो क्या कर लिए, अब आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ पर इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि बताओ, मेरा एक दोस्त था, ठीक है, जो हमारी युगांतर समिति थी उसमें 2 कैंडिडेट निकाले गए बम मारने के लिए। कौन कौन से? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी। ठीक है, देखो, अगर किसी इंसान से कुछ ना हो रहा हो तो उसको दिमागी तौर पर मजबूत कर दो, सब कुछ करने को तैयार हो जाता है वो। चाहे उससे कलम न उठे, चाहे उससे कलम न उठे, लेकिन वो आने वाला कल बदल सकता है, बस यहाँ से अगर वो सोच ले।
जो आज के दौर में सुसाइड बमर बनते हैं, इराक, सीरिया, अन्य इस्लामिक कंट्री के बच्चे यही करते हैं। मदरसा में उनको ट्रेनिंग दी जाती है सिर्फ यहाँ से। 12-15 साल का बच्चा लेके 9mm पिस्टल दाग देगा, पता नहीं चलता है। AK-47 लेके लहराता है, जिसे डंडे गुल्ली डंडा खेला जाता है। और तुम्हारे यहाँ क्या होता है, 20 साल के बच्चों में इतनी ताकत नहीं होती, इतनी कैपेसिटी नहीं होती कुछ कर ले जाके, वो होता है ना, और वो शहीद होने के लिए तैयार होते हैं। तो कुछ इस टाइप में अगर इंसान को जिस लेवल पे आप तैयार करें, एक किसी राइटर ने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर कि बच्चा एक कुम्हार की चाक की गीली मिट्टी की तरह होता है। कुम्हार की चाक देखा है कभी? कुम्हार की चाक ऐसे गोल होती है, तो इसके ऊपर ये ऐसे मिट्टी रख दी जाती है गीली करके, एकदम लुकी बना के। तो यहाँ पर एक वो सिस्टम लगा होता है और होल से एक डंडा होता है, ये इंसान इसको डंडे से घुमाता है तो ये चक्की गोल गोल ऐसे घूमती है राउंडिंग टेबल में। जो इसमें सपोर्ट लगाता रहता है, हाथ लगाता रहता है, ये शेड्यूल गोल चाक घूमती रहती है। तो जैसी शेप देगा, जैसा सपोर्ट देगा, वैसी आकृति इसमें बन जाती है। ठीक है, मिट्टी की चाक देखना, तभी बनते हैं कुल्हड़, गिलास वगैरह सब ऐसे बनते हैं। तो ठीक ऐसे ही बच्चा होता है। बच्चों को आप जिस तरह ट्रेनिंग दोगे वैसे बन जाएंगे। हालांकि युगांतर समिति में बहुत सारे क्रांतिकारी नेता थे, तेज भी थे, तेज तर्रार थे, लेकिन यही लोग क्यों चूज किए गए? क्योंकि ये बहुत जल्दी दिमाग से पढ़ लेते थे सारी चीज़ें। तो बम कांड, सुतली बम पहले बनाना सीखा इन्हीं लोगों ने, प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस ने। ठीक है, अवैध फैक्ट्री इनकी जो कलकत्ता के पास में थी, तो वो यही लोग मास्टर थे उसके, तो इसीलिए इनको चुना गया। बाद में जब खुदीराम बोस बम कांड वहाँ पे करते हैं जाके, तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनको फांसी दी जाती है। इनके सदमे में आकर डर जाते हैं, कौन? प्रफुल्ल चंद्र चाकी, और यहाँ पर सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। इनसे घबरा कर 2 घटनाएं हो गई तुरंत। ठीक है, अब 2 घटनाएं हो गई तो सारे नेता जो है दहशत में आ जाते हैं, लग रहा अब मामला बिगड़ जाएगा। सब इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। कुछ अंडमान चले जाते हैं, ठीक है, कुछ विदेश में चले जाते हैं। विदेश में उनके मित्र ये जानने वाले हैं ना, कहेंगे हम आ रहे हैं, मेरा टारगेट जो था वो फिनिश हो गया है, अब अपना टारगेट बताओ, तुम्हारा भी फिनिश कराएंगे। एकदम मूवी वाला सीन इसमें चलता, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एकदम तुमको इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मारधार थ्रिलर मूवी का चल रहा सीन, विलन आया, हीरो आया, मार चला गया। अब यहाँ से नया खलनायक आ रहा है, अमरीश पुरी की एंट्री होती है। ठीक, हाँ, लॉर्ड हार्डिंग साहब जो है अपने रोल में आ जाते हैं। तो इन्हीं के समय यहाँ पर कई सारे घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद में जो नया आगे चरण आता है हमारा, ये 1911 का। तो इसमें ये होता है कि पहली बार काम क्या हो जाएगा, तो ब्रिटेन के जो राजा हैं, प्रिंस कौन है? जॉर्ज पंचम उनका नाम है। इनका नाम है जॉर्ज पंचम, दिख रहा है? जॉर्ज पंचम, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम का आगमन भारत होता है। ठीक है, तो इनके आगमन में जो दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, इसको जाना जाता है दिल्ली दरबार आयोजन। किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम के। ठीक है, तो इस समय तुम्हारा वायसराय कौन है यहाँ पर? तो वायसराय तुम्हारे हैं हार्डिंग्स, लॉर्ड हार्डिंग्स हैं। ठीक है, तो इनके आगमन में ये काम होता है। तो इनके आगमन के समय काम क्या किया गया? ये आए तो पहली जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी जो तुम्हारी क्या होती थी? कलकत्ता होती थी। ठीक है, उसको ट्रांसफर करके दिल्ली स्थापित किया गया था। ठीक है, दिल्ली स्थापित अभी कब किया गया? एक्चुअल में प्रस्तावित रूप से घोषणा उसकी होती है 12 अगस्त, कितना है? 14 अगस्त 1912 को इसकी जो है स्टैम्प मुहर होती है दिल्ली राजधानी की। और साथ में क्या काम होता है यहाँ पर? दूसरा काम क्या होता है? तो जो 1911 का ये दिल्ली दरबार है, यहीं पर होगा ये कि जो बंगाल का क्षेत्र है पूरा, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी बोली जाती थी ना, बंगाल, बिहार और मुंबई 3 प्रेसिडेंसी होती थी पहले। तो बंगाल को बिहार से अलग कर दिया जाता है, इसको काट दिया जाता है, बिहार अलग प्रांत बन जाता है और बंगाल अलग बन जाता है। और बंगाल से ही कटे, बिहार से कटा एरिया किसका नियुक्ति होती है? झारखंड बनाया जाता है, जो राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अकॉर्डिंग बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ ये कि 2 प्रेसिडेंसियां बन गई। कौन कौन सी बनी? बंगाल बन गई और बिहार बन गई। झारखंड नाम मत लो, अभी झारखंड अभी बाद में बनेगा, आज़ादी के बाद में। ठीक है,
तो यहाँ पर 2 प्रेसिडेंसियाँ बन गई तुम्हारी। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक तरह से इंडियन इकोनॉमी की बोन मैरो थी। क्यों थी बोन मैरो, ये बताओ। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता था इन क्षेत्रों को, बंगाल को, क्योंकि यहाँ पर कृषि वाली अर्थव्यवस्था ज़्यादा थी। ठीक है, पैदावार ज़्यादातर किसान जो है उनकी इकोनॉमी, उनका जो है इनकम सोर्स कृषि पर डिपेंड था सबसे ज़्यादा। ठीक है, हाँ, और ये सबसे बड़ी चीज़ है, गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र में आता था ये। एक तो मान लो किनारे इसके बीच से जाती हुई तटीय क्षेत्र, पूरा मैदानी उपजाऊ क्षेत्र जितना है सारा इसी क्षेत्र में आता है, यूपी, बिहार और बंगाल। ठीक है, क्योंकि हर बार जो नदी अपने ऊपर पर्वतों से निकलती है तो हर बार नई मिट्टी लेकर बहाकर आती है तो अपने चारों तरफ छोड़ देती है नई जलोढ़ मृदा। कोई खाद पानी डालना नहीं, बीज बो, आराम से पैदा करके मौज करो। मैं देखता हूँ अभी आज भी तुम्हारे यहाँ जितनी ये गोमती नदी देख लो, उस नदी तो बहुत बड़ी है वो, उसकी बात छोड़ो। गोमती नदी जब बाढ़ आती है अपने साथ कितना मलबा बहा के ले जाती है, और उसके बाद कटान करेगी, फिर नई मिट्टी जमा कर देगी, शिष्ट बालू गाद। उसको और डीप में पढ़ोगे तो शिष्ट होती है, बालू होती है, गाद होती है। जो चिकनी मिट्टी काली काली जम जाती है वो गाद बन जाती है वो, और जो नया बालू आता है उसमें उपजाऊ ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी होती है। तो ना मतलब चिपचिपी ज़्यादा होती है, उसमें जलोढ़ और लेटराइट मृदा ज़्यादा होती है। तो इसलिए चिकनी मिट्टी जो होती है तालाबों में पाई जाती है वो वाली, तो उसके साथ मिक्स होती है वो। ठीक है, ऊपर से कट छट के आकर इकट्ठा हो जाती है दूसरी मिट्टी जब मिलती है। तो इन क्षेत्रों में पैदावार बहुत होती है, चाहे जो फसल लगा दो तुम, गेहूँ धान लगाओगे धान अच्छा होगा, खरीफ लगाओ रबी की फसलें होंगी, सारी बहुत अच्छी उम्दा किस्म की होती हैं क्योंकि वो नेचुरल होता है। तो यहाँ पर आजकल क्या है, ऑर्गेनिक खेती के नाम पर इरनेचुरल किया जा रहा है। भाई यूरिया में क्या होता है, यूरिया है तो केमिकल ही ना। ठीक है, आप उसको फॉर्म में बदल के बेच रहे हो, है तो वो यूरिया ही। यूरिया को पूरा चेंज कर दो तुम, बायो पोटास बना दो, है, और ढैंचा को गला के बनाओ, ढैंचा भी अपने आप में खाद बनती है। ठीक है, ढैंचा एक पौधा होता है जो इसकी खेती की जाती है ढैंचे की। ठीक है, जब इसको अपशिष्ट किया जाता है, इसको खेत में पानी भरकर काट दिया जाता है और इसको पानी भर दिया जाता है खेत में, बड़ा बड़ा हो जाता है पेड़। तो ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक चीज़ें होती हैं इसमें, जो ये हरी घास इसको बोला जाता है। हाँ नहीं खाने वाला नहीं है, खेतों के लिए है, ये समझ लो खेतों के लिए फूड। इतना इतना हो जाएगा, फिर इसको काट दिया जाएगा खेत में, ये गल जाएगा और ये खाद बन जाता है। ठीक है, हाँ, इसके सीड्स आते हैं। ठीक, बाकायदा इसकी खेती की जाती है। तो जितने मतलब उच्च पैदावार वाले क्षेत्र हैं, मऊ, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, तुम्हारे इधर उन्नाव का क्षेत्र, पीछे सीतापुर, मेरठ, पश्चिमी यूपी, जितने कृषि बाहुल्य जाता है वहाँ पे ये लोग एक सीजन में एक बार जरूर इसको बोते हैं। हाँ, उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाती है उसकी, समझे। और गर्मी जब होती है तुम्हारी रबी की फसल गेहूं कट जाएगा फरवरी मार्च में, इसके बाद में इसको बुआई कर देते हैं। तो ये पूरे मई जून जुलाई तक खड़ा रहेगा और जुलाई में इसको बारिश आएगी तब और बढ़ाव होता है, फिर काट देते हैं इसको और बढ़िया कंपोस्ट खाद बनती है इससे। तो इससे उर्वरा शक्ति मेंटेन हो जाती है। टॉपिक ये हमारा जो तुम्हारा इनकम सोर्स है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ये बंगाल और बिहार, ये प्रेसिडेंसी अलग बना दी जाती है। किसके समय? क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पर ये बनेगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी को बिहार अलग बनाया गया। किसके समय? तो पहली बात आएगी 1911 में। कौन सा गवर्नर जनरल वायसराय रहा यहाँ पर? तो हार्डिंग्स रहा। और कौन से प्रिंस के आगमन पर हुआ ये? किसके समय? दिल्ली दरबार आयोजन जब चल रहा था, जॉर्ज पंचम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और देखो, और 1911 में और कौन सी घटना हुई यहाँ पर? दूसरा काम ये होता है बंगाल विभाजन रद्द किया जाता है। जो बंगाल विभाजन है उसमें देखा जनता में बहुत ज़्यादा रोष फैल रहा है, जनता मेरे खिलाफ जा रही है। तो हार्डिंग्स ने निश्चय किया कि यह दिल्ली दरबार में राजा को खुश करने के लिए, देखो हमारी प्रजा कितनी खुश है आपके आने पर, आपके आगमन पर देखो आपके स्वागत के लिए तैयार है। तो इसलिए बंगाल विभाजन यहाँ पर रद्द कर दिया। इतना तो आप लोगों ने लिख लिया था। ठीक है भैया, ये गदर आंदोलन सबसे ज़्यादा गदर मचाया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में।
ठीक है, तो इसका जो है मेन उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों को भारत में क्या करना है, आज़ादी दिलाना। ठीक है, भारत से अंग्रेजों को बाहर खदेड़ना, ये इनका मेन उद्देश्य था। तो यहाँ के जो नेता हैं इसकी स्थापना भारत में कर ना सके, क्योंकि इस समय का दौर ज़्यादा ये है क्योंकि जो तुम्हारे गर्म दल हैं और उग्रवादी संगठन हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। जितनी समितियां बनी थी, 2-3-4 बमकांड अभी सीरियल ब्लास्ट हो चुके हैं। तो इसलिए अंग्रेजों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये सारे जो हैं समितियां बनती हैं और जितने ये सब ग्रुप बनाते हैं ये सब कोई न कोई योजनाबद्ध तरीके की प्लानिंग है, इनको सबको मारो और भगाओ, जेल के अंदर करो। तो इसलिए कुछ जो बुद्धिजीवी नेता हैं उनको समझ में आ गया कि अब यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है, चलो इनकी खोपड़ी में बैठ के हम ढोल बजाएंगे। तो यहाँ के जो गदर आंदोलन के प्रमुख नेता तुम्हारे हैं, इनका नाम है लाला हरदयाल। कहाँ करते हैं इसकी स्थापना, सैन फ्रांसिस्को में, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये कौन है इसके, वो फाउंडर, संस्थापक। ठीक है, कहाँ करेंगे, अमेरिका में। और इसके प्रथम अध्यक्ष किसको बनाते हैं, ये भी बहुत तेज तरार कैंडिडेट। इस समय का जो फेज चल रहा है गदर आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन का, वो आज के तुम कैबिनेट, आज की जो कैबिनेट तुम्हारे हैं मंत्री अपने अपने क्षेत्र विभाग में एकदम कद्दावर नेता, जिसको जहाँ के मंत्री बना दे, जहाँ के नेता बना दे, उस क्षेत्र में एकदम अपने आप लोहा फिट किए बैठा है। तो इस समय हाँ, तो इस समय जो है प्रथम अध्यक्ष बनाते हैं सोहन सिंह भाखना। ये भी अपने आप में बहुत कलाकार आदमी है। सोहन सिंह भाखना को गदर आंदोलन का पहला अध्यक्ष बनाते हैं। भाखना, भागना लिख दिए, भाखना, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, तो ये पहले अध्यक्ष बनते हैं किसके, गदर आंदोलन के। गदर आंदोलन के संस्थापकों द्वारा गदर पत्रिका, ब्रैकेट लिख दो, उर्दू भाषा में गदर पत्रिका ये साप्ताहिक निकलेगी। गदर पत्रिका, ये लोग पत्रिकाएं और समाचार पत्र क्यों निकालते थे, क्या इनको एजेंसी बनानी थी, आज तक, इंडिया टीवी, लोकतंत्र के हम सच्चे भक्त, ये इसलिए निकालते थे अपनी पत्रिकाएं कि अपनी योजना और आने वाले समय में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, ये संपूर्ण घटनाक्रम अपने जो स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ रहे हैं सेनानी, उनको मैसेज देने के लिए होता था। तब हाय हेलो व्हाट्सएप, इंस्टा वगैरह कुछ होता नहीं था, तो मैसेज कैसे देना है, तो पत्रिकाओं के माध्यम से ही मैसेज देना है इनको। ठीक है, तो उसी में ये टाइटल बना के छापते थे। तो इस समय के देखा होगा तुमने, जितने भी नेता हैं वो पत्र, समाचार पत्र पढ़ने में बहुत शौकीन होते हैं, क्योंकि मेन मैसेज तुमको वहीं से मिलने वाला है। अगर मोबाइल तुमसे छीन लिया जाए एक दिन के लिए तो तुम्हारा क्या हाल होगा, बताओ। तुम्हारा ही नहीं, समूचे इस धरती के जितने यूथ हैं, जिनके जिनके पास मोबाइल है, उनसे ज़्यादा नहीं कहते, एक पहर के लिए छीन लिया जाए तो एक पहर को खाना त्याग देंगे। एक पहर में कितना होता है, 6 घंटे होते हैं, 6 घंटे में उनकी हालत खराब हो जाएगी। तो सोचो उस समय जब ये पत्रिका नहीं मिलती थी तो क्रांतिकारियों के, उनकी जो हालत खराब हो जाती थी, कहते थे अब आगे क्या करना है, क्या प्लानिंग होगी। कुछ लाला जी का, कुछ नेताजी का संदेश भी नहीं आया, हम लोग क्या करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा वो एक तरह से आज़ादी को लेकर बहुत ज़्यादा जागरूक थे उस समय के नेता लोग हैं। ठीक है, तो इसलिए बेसब्री से उनको इंतजार रहता था हाँ इन पत्रिकाओं का। तो जो गदर पत्रिका है ये उर्दू में इसका प्रकाशन होता है, और जारी कहाँ से होती है, तो ये गदर आंदोलन के जो नेता हैं इन्हीं द्वारा जारी की जाती है, और ये साप्ताहिक समाचार मतलब पत्रिका थी ये। ठीक है, फिर लिखो 9 दिसंबर 1913 को यही जो है अभी उर्दू में छपी है ना, फिर जो 9 दिसंबर है आएगा टाइम 1913 का ही, तो यहाँ ये गुरुमुखी लिपि एक होती थी जो पंजाबी और ये भारतीय विदेशी मूल के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रीड कर लेते थे। तो गुरुमुखी लिपि में इसका प्रकाशन किया गया अगले ही महीने, मतलब डिमांडेड ज़्यादा बुक थी ये, तो इसीलिए इसका प्रकाशन किस में कर दिया गया, तो गुरुमुखी लिपि में कर दिया गया।
और सबसे बड़ी चीज मैंने जो बताया शुरुआत में, सारी घटनाक्रम छपते थे, तो इसके फर्स्ट पेज पर क्या होता था, अंग्रेजों का ब्रिटिशर्स के द्वारा किया गया, के द्वारा किया गया जितना भी कांड होता था, कच्चा चिट्ठा उनका छापा जाता था। सीधे ऐसे लिख लो, कच्चा चिट्ठा मतलब किए गए उनके कर्म जितने हैं, जितना ज़्यादा तुम लोग को परेशान करते हैं, जितना प्रताड़ित करते हैं, तो सीधे सीधे उनकी बात लिखी गई कि हमारे क्रांतिकारी भाइयों पर वहाँ जबरदस्ती का ब्लेम लगाया गया, जबरदस्ती उनको सजा दी गई, फांसी दी गई। तो सारा देख के बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी, बहुत ज़्यादा अपने आप में जोश जग जाते थे। और ये ऐसी पत्रिकाएं होती थी जिसको नॉलेज होगा, क्रांतिकारी लोग ज़्यादा उर्दू, और वहाँ पर सैन फ्रांसिस्को जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा कनाडाई मूल के लोग हैं वहाँ, और सबसे बड़ी चीज़ है पंजाबी लोग ज़्यादा थे। ठीक है, तो इसीलिए गुरुमुखी में छापा गया इसको कि हम जबरदस्त मैटर टू मैटर, पॉइंट टू पॉइंट बात लिखें और डायरेक्ट तुम लोग इसको समझो। और यहाँ से आंदोलन और उग्र हो जाएगा विदेशों में, क्योंकि अपने यहाँ इतना टाइट कर दिए नियम कानून लगा के बंदी से लगागी कि कोई नियम और कोई संस्था बन के चल ही नहीं पा रही। आए दिन आते हैं अंग्रेज, उठा के ले जाते हैं, गिरफ्तार कर देते हैं। तो देखो जो ये तुम्हारी गदर पत्रिका है, पहले इसका प्रकाशन उर्दू में किया गया, इसके 1 मंथ के बाद में ही इसको गुरुमुखी लिपि में छाप दिया गया। ठीक है, क्योंकि हमारे क्रांतिकारी भाइयों को क्या होती थी, दिक्कत होती थी योजना पर। और इसके पहले पेज में अंग्रेजों की काली करतूतें छपती थी। पहले कच्चा चिट्ठा, कहाँ पे किसको मारा, कितना शोषण किया, किसको रगड़ा, किसको घसीटा, किसको उठा के टांग दिया। ठीक है, तो ये गदर आंदोलन के, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन यही पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि गदर आंदोलन के संस्थापक कौन थे। लाला हरदयाल। कहाँ पर किया था, तो सैन फ्रांसिस्को में। अभी हाल ही के एसएससी से CHSL में आया क्वेश्चन, CGL में, दोनों। कहाँ पर किया गया, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया। कब हुई, तो 1913 में। पहले अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना। इतना ही पूछा जाएगा। और पूछ लिया तो गदर पत्रिका उर्दू में किसके द्वारा छापी गई, किस संगठन ने छापी, तो ये इन्हीं के द्वारा छापी गई, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, अब ये फेज आता है प्रथम विश्व युद्ध, देख लो इसी के पास में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है 14 से लेकर 18 तक। तो यहाँ पर जो प्रथम विश्व युद्ध है, तो ये ऑस्ट्रिया और फ्रांस के यूरोपीय शक्तियाँ इसमें सम्मिलित रूप से शामिल होती हैं। यूरोपीय शक्तियाँ जो हैं 2 भागों में बढ़ती हैं यहाँ पर। ठीक है, इधर ऑस्ट्रिया है और इधर फ्रांस के सपोर्टर हैं। फ्रांस के सपोर्टर ही इजराइल तुम्हारा है, फ्रांस का बच्चा समझ लो। तो इसमें फ्रांस में तुम्हारे हैं रूस और साथ में इंग्लैंड, ये शामिल हैं। और इधर ऑस्ट्रिया में तुम्हारे कौन कौन है, तो पहला ऑस्ट्रिया है, ठीक है, और इसके बाद जर्मनी हो जाएगा, इटली हो जाएगा और तुर्की हो जाएगा। खतरनाक कैंडिडेट तो इधर ही बैठे हैं, जर्मनी, तुर्की और इटली। नाजीवाद का जन्म, नरसंहार के लिए जर्मनी तानाशाह हिटलर जाना जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये युद्ध अगर ना होता तो हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि ये युद्ध कहाँ हो रहा है। और इस समय तत्कालीन वायसराय भारत में कौन है, लॉर्ड हॉर्डिंग्स है ये। ठीक, 15 तक रहेंगे हॉर्डिंग्स ये। तो लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा शक्ति यहाँ पर बरत रहे थे, कहाँ, भारत में, क्योंकि बहुत सारे बमकांड हो चुके थे उनके काल में। तो उनको बहुत ज़्यादा ऊपर से प्रेशर आया कि तुम कैसे नियम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे यहाँ आए दिन बमकांड कर देते हैं क्रांतिकारी लोग, ये कीड़े मकोड़े। अंग्रेज तो यही कहते थे भारतीयों को, कीड़े मकोड़े हैं ये, ब्लडी फुल इंडियन डॉग, ऐसे कह के नाम लेते थे। जो प्रथम विश्व युद्ध है इसके समय पूछा गया है कि वायसराय भारत में कौन था, तो भारतीय वायसराय लिखो। भारतीय वायसराय कौन होंगे यहाँ पर, लॉर्ड हॉर्डिंग्स। इनको एक रफ में जब आप प्रैक्टिस करो इनको याद करने के लिए, तो ऐसे सब हेडिंग डालो, बीच में लिखो पेंसिल से लॉर्ड हॉर्डिंग्स। इनके काले करतूते ऐसे चमकाओ, ऐसे लिखो, जो जो घटनाएं इनके समय हुई, अलग अलग काम इनके करो, ऐसे लिखो ग्राफिकल तरीके से, तो याद होगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी जीत क्या होती है भारतीय क्रांतिकारियों की, क्योंकि जो जितना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाले ब्रिटेन के खिलाड़ी हैं भारत वाले, तो ये बिजी हो जाते हैं अपने वर्ल्ड वार में।
अब वर्ल्ड वार में जब बिजी हो जाएंगे तो तुम्हारे जो क्रांतिकारी संगठन उनकी सोच फिर भी अव्वल है। यहाँ पर उदारवादी लोग कहते हैं कि भारतीयों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, भारतीयों को सपोर्ट करना चाहिए हमको, किसको, इनके अंग्रेजों के साथ में। उदारवादी कहते हैं, क्या कहते हैं नरमदाला, नहीं, यही मौका है, 1857 का संग्राम वाला बिगुल बजा देते हैं, मारो बम देखा जाएगा जो होगा। कह रहे नहीं, पगला गए हो क्या तुम, अभी उधर से विसिद्ध हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा। तो मतलब बहुत ज्यादा सोची समझी जैसे तुम्हारे ताऊ जी होते, अरे नहीं यार क्या करोगे, थाना पुलिस करके मारा है, कोई बात नहीं, मानने तो देख लेंगे आगे चल के। अच्छा वही छोटा बच्चा होता होगा, नहीं मार के बदला मारेंगे, इसको ठोकेंगे तभी हम दम लेंगे। तो वैसे ही कुछ थे तुम्हारे क्रांतिकारी संगठन वाले, कहते थे, कह रहे यही मौका है, जहाँ जहाँ इनकी चौकी बनी, जहाँ जहाँ इनके वो बने हैं ऑफिस वगैरह, चैम्बर वगैरह, सब बम मारते हैं, उड़ा देते हैं, साले क्या दिक्कत है, ऐसे समय अपना उल्लू सीधा हो जाएगा और देश से भगाने का मौका है इनको। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उदारवादी की सोच थी कि हमको सपोर्ट करना चाहिए वर्ल्ड वार में इंग्लैंड की, अपने ब्रिटेन वालों की सपोर्ट करना चाहिए, और यहीं पर मामला बिगड़ जाता है। और अच्छा कुछ बहुत इसमें सहायता मिली, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर भारत में इसी के समय यहीं पर 1915 में गांधी जी की एंट्री हो जाती है, गांधी जी का आगमन हो जाता है भारत में, ठीक है, 1915 में, यहीं पर लिखो 1915 में गांधी जी का भारत आगमन हो जाता है। अब देखो इससे पहले अंग्रेज गांधी जी से मिल चुके थे इसी के समय। जब यहाँ 1915 में आएंगे, युद्ध तो लंबा चलेगा ना, वर्वाल चल रहा है, 4 साल चलेगा। तो होता ये, जो गांधी जी आ जाएंगे तो उनको लगेगा कि ये अब मेन आइकन है भारतीयों का, इनका ये मेन लीडर है, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करेंगे, इनको पकड़ेंगे, कहेंगे ऐसा है तुम्हारे यहाँ के कुछ खुला कारतूस हमको दे दो। खुला कारतूस मतलब सैन्य मदद। अब भाई सेना भी लगेगी ना, युद्ध ऐसे थोड़ी जीता जाएगा। कहीं कहीं तुम रॉकेट से हमला कर रहे हो, लेकिन कहीं कहीं पैदल भी कार्रवाई करनी पड़ती है, तो वहाँ पर पैदल टुकड़ी सेना चाहिए तुम्हारे पास, वो कहाँ से लाओगे। तो वहाँ फोकट मिल जाते हैं भारतीय लोग, 5 रुपए का सिक्का दिखाओ चल देंगे 50 दिन के लिए लड़ाई के लिए, गरीबी इतनी जो थी इसलिए। तो गांधी जी के द्वारा यहाँ पर क्या किया जाएगा, तो सैन्य मदद लेंगे, सेना भर्ती कराएंगे सबसे ज़्यादा गांधी जी यहाँ पर, और आर्थिक मदद लेंगे अंग्रेज यहाँ से गांधी जी के द्वारा। तो इससे जो इनको मदद मिलेगी, तो इससे खुश होकर ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को एक उपाधि देते हैं। कह रहे वाह गांधी जी, वाह वाह, आई एम प्राउड ऑफ यू गांधी जी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ, चलिए मांगो बस, क्या मांगते हो आप, ठीक। तो ऐसे गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है। सैन्य मदद लिया तुमसे, और क्या किया, कुछ अपने बच्चों को भेज दो हमारे यहाँ शहीद होने के लिए। मेन इसका उद्देश्य तो यही था भाई, वर्ल्ड वार में ना हमारा कोई मतलब लेना ना देना हमारे भारतीय आज़ादी से, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्थिक मदद भी देते हैं गांधी जी वहाँ पर, विदेशों में भी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर गांधी जी को सम्मान देते हैं अंग्रेज भाई कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पर सम्मान ये देंगे, कैसरे हिंद की उपाधि, कैसरे हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दी जाती है यहाँ गांधी जी को। गांधी जी के बारे में लिखो, का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, MG गांधी इनको बोलते हैं शॉर्टकट में ना। जन्म 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ क्षेत्र में हुआ इनका जन्म, पोरबंदर गुजरात में। इनकी पत्नी का नाम क्या था, पत्नी लिखो कस्तूरबा गांधी। लिखो गांधी जी पहली बार वकालत पढ़ने के लिए, वकालत के लिए 1893 में अफ्रीका जाते हैं। 1893 में अफ्रीका गए, 4-5 साल इन्होंने वकालत की वहाँ पर, और नेताई तो इनमें पहले ही थी। तो वहाँ जाके और पहली बार में ही अफ्रीका में ही धरने बैठ जाएंगे, पढ़ाई वढ़ाई कर लिया। अच्छा होता ही है, जब टीन एज होती है इसके बाद में आपको, आपके पास में एक गैंग एज आती है, जहाँ दोस्ती बनाएंगे आप,
थोड़ा स्मार्ट बनेंगे दोस्तों के सामने। मैंने वहाँ गया, उसको मारा, ऐसे पद का है, बस वो हीरो बन गया मेरा। आज आता हूँ चाय टेबल खड़ा हूँ, भैया जी सलाम, चाय पियेंगे आप, बंद मक्खन भी लगा दें, ऐसी अपनी चलती है वहाँ चौराहे पे। तो ये आजकल के गैंग एज वालों की बात है। तो उस समय नए नए कॉलेज से निकले थे बढ़िया कॉलर ऊंची करके, तो ये 2-4-10 लोगों के साथ में नेताजी बन गए वहाँ पर बैठ के। तो पहली बार यहाँ क्या हो जाएगा, धरने के जो मास्टर बने घूम रहे हैं ये, तो इनको 1908 में पहली बार जेल हो जाएगी। और जेल कहाँ है, तो अफ्रीका की जगह है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग क्रिकेट स्टेडियम बहुत अच्छा बना हुआ, बहुत ही देखने वाला, पहाड़ी के बीच बना हुआ है। तो जोहान्सबर्ग में जेल होती है।